साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग STET 7th फेज को लेकर के डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि 7th फेज की बहाली किस तरह होगा। हम A to Z सभी पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों मैं आपको एक बहुत बड़ा सच आपको बताने वाला हूँ कि STET 7th फेज की बहाली 100% STET मार्क्स पे ही होगा। ये कैसे होगा, हम इस पर आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए आपको हम देखिए ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में है, ये कंप्यूटर साइंस का। ये देखिए और इसका कोड है 207। ये क्या है तो इसे आप लोग परिचित भी होंगे जो लोग कंप्यूटर साइंस से हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंप्यूटर साइंस में फॉर्म भरने हेतु। जिस वक्त STET का नोटिफिकेशन आया था उस वक्त यानी कि कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था उसी के बारे में आज हम लोग देखिए डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और हम इसके आधार पर बात करेंगे कि STET 19 जो 7th फेज की बहाली होगी वो 100% STET मार्क्स पे ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्यूटर साइंस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ए लेवल फ्रॉम DOEACC एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहला कहता है कि DOEACC और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर साइंस का शिक्षक बन सकते हैं। ये कोर्स जो है ये होता है 5 ईयर का, ठीक है, ये होता है 5 ईयर का। फिर उसके बाद देखिए और कहता है BE, ये BE भी एक प्रकार का कोर्स है जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद कहता है और BTech कंप्यूटर साइंस, यानी कहने का मतलब है कि वह कैंडिडेट जो BTech कंप्यूटर साइंस से है वह भी इसमें फॉर्म भर सकता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस से जो BTech होता है वो 4 साल का होता है। देखिए ऊपर में आप क्या देखें DOEACC और साथ में क्या एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके साथ आपको क्या होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये कितने साल का कोर्स हो गया, 5 साल का। अब देखिए कंप्यूटर साइंस का BTech कितने साल का कोर्स हो गया, 4 साल का। फिर चलिए और आगे उसके बाद देखिए तो लिखा हुआ है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो तो ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे आप आइए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है BE और BTech एनी स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब इसके बाद फिर कहता है यदि आप एनी अदर स्ट्रीम से BTech हैं, जैसे लाइक मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं या सिविल से हैं, अगर आप इनसे BTech किए हैं तो कोई भी BTech 4 साल का होता है। फिर देखिए क्या कहता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। फिर उसका क्या कहता है यदि आप अलग स्ट्रीम से BTech किए हैं तो उसके साथ आपको PG डिप्लोमा का डिग्री कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो फिर देखिए अब आपका BTech हो गया ये अदर स्ट्रीम 4 साल और PG डिप्लोमा हो गया आपका 2 साल, नहीं तो कितना हो गया टोटल 6 ईयर का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 ईयर का। ये यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये आपका हो गया 6 साल का कोर्स। और अभी ऊपर में पढ़े थे, क्या पढ़े यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे है BTech कंप्यूटर साइंस, जो BTech कंप्यूटर साइंस वो 4 साल का। फिर देखिए BTech एनी स्ट्रीम, उसके साथ साथ क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि कितना हो गया 4 और 2 6 साल का। अब उसके बाद चलिए ये तो ये हो गया। अब फिर आगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए है ना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर है देखिए MCA, ठीक है, ये यहाँ पढ़िए ये क्या है MCA कंप्यूटर साइंस। आप जानते हैं कि MCA बहुत सारा यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल 2 साल का कोर्स करवाती है और बहुत सारा यूनिवर्सिटी कितने साल करवाती है तो 3 साल का। तो अब देखिए और क्या है कि MCA कंप्यूटर साइंस यानी ये 2 साल का भी कोर्स होता है और 3 साल का भी होता है। फिर चलिए ठीक है, और MCA 4 और उसके बाद है इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है BSc कंप्यूटर साइंस / BCA और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस जगह पे यहाँ पे क्या है, कहता है BCA होना चाहिए और इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको क्या चाहिए डिग्री। तो आप जानते हैं कि BCA 3 साल का हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आपका हो गया 2 साल का। तो कितने साल का हो गया 5 साल का कोर्स हो गया। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए फिर आगे कहता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर एंड पोस्ट, हाँ इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी सब्जेक्ट, ये भी एक प्रकार का कोर्स है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ लास्ट में फिर क्या है, ये देखिए MCA 3 ईयर कोर्स। देखिए हम आपको कहे ही थे कि एक MCA होता है 2 ईयर का भी और यहाँ पे MCA और एक MCA यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, 3 ईयर का कोर्स भी है। तो 3 ईयर का कोर्स कितना है 6 सेमेस्टर का, ठीक है। तो अब आइए इससे हम ओवरऑल कंक्लूजन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे हमको क्या मिला। सबसे पहले आप तो यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे DOEACC उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका कितना हो गया 5 साल का कोर्स हो गया। अच्छा फिर उसके बाद देखिए BTech, देखे तो ये BTech कितने साल का हो गया कंप्यूटर साइंस वाला 4 साल का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि BTech एनी स्ट्रीम और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन,
तो कितने साल का हो गया, 4 साल का आपका बीटेक हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का चाहिए, कितने साल का हो गया, 6 साल का। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए ये एमसीए है, ये एमसीए कितने साल का हो गया, 2 साल का। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल थे। एक वो कैंडिडेट जो 5 साल का कोर्स किया है, एक वो कैंडिडेट जो 6 साल का कोर्स किया है, एक वो कैंडिडेट जो 2 साल का कोर्स किया है, एक वो कैंडिडेट जो 3 साल का कोर्स किया है, क्योंकि यहाँ पे है ना एमसीए 3 ईयर। अभी आप ही बताइए कि 2 साल का कोर्स, 6 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, ये सभी कोर्स इक्वल एकेडमिक के आधार पे कैसे हो सकता है? ये कभी होगा? ये पॉसिबिलिटी है? जो 2 साल का कोर्स किया है, जो 6 साल का कोर्स किया है, ये सब एकेडमिक के आधार पे इक्वल होगा? कभी नहीं। यदि होता है एकेडमिक के आधार पे इक्वल, तब तो फिर एक इक्वलिटी का जो है केस बन जाएगा, क्योंकि जो 2 साल का डिग्री किया है और जो 6 साल का डिग्री किया है, दोनों का आप एकेडमिक के आधार पे एक तराजू पे कैसे तौल सकते हैं? इसी तरह का देखिए इक्वलिटी का मैटर आया था मैथमेटिक्स को लेकर के कि कुछ सीटिंग में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड था और कुछ सीटिंग में क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लो था। इसको लेकर के कोर्ट में केस हुआ, इक्वलिटी का मैटर बना, वहां पे कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। उस केस में सत्यजीत प्रकाश करके था उसका पेटिशनर, उसमें कोर्ट ने पाया कि 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट था, तो 10 क्वेश्चन को हटा करके कहा गया कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आप तैयार करिए। 10 क्वेश्चन को हटा करके आप समझिए कि यहाँ पे जो 2 साल का कोर्स है, जो 6 साल का है, जो 5 साल का है, जो 4 साल का है, ये कभी इक्वल होगा एकेडमिक के आधार पे? पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए ये एसटीईटी की बहाली कभी भी एकेडमिक के आधार पर हो ही नहीं सकता है। ये कंप्यूटर साइंस से बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, और बहाली करती है गवर्नमेंट, तो फिर इक्वलिटी का केस बनेगा, फिर ये नियुक्ति नियमावली कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी। हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कंप्यूटर साइंस का अलग से नियुक्ति नियमावली बना दिया जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का स्पेशल नियुक्ति नियमावली बन जाएगा कि हाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बहाली एसटीईटी मार्क्स होगा और बाकी सब्जेक्ट का नहीं होगा। देखिए संजय सर का कहना है कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर की जो बहाली हुई है, आप जानते हैं कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली किस पे हुई है? सिर्फ और सिर्फ तो एसटीईटी मार्क्स पे हुई है? नहीं, एसटीईटी मार्क्स पे हुई। देखिए आज से 1.5 साल पहले उसका नियुक्ति नियमावली आया, इसको लेकर के ना तो शिक्षा विभाग में कोई कैंडिडेट आवेदन देने गया, ना ही कोई प्रेशर बनाया, विभाग ने खुद अपने मन से एसटीईटी मार्क्स पे फिजिकल टीचर की बहाली की है। आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर का औपबंधित मेधा सूची, ठीक है, थोड़ा हम लोग इस पे भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए ये है पटना सदर, ये है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पटना सदर पटना, ठीक है, ये पटना का है सदर का औपबंधित मेधा सूची। आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि टोटल कैंडिडेट से हर डाटा जो है मांगा गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए मैट्रिक का, उसका इंटर का, उसके बाद जो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक में जो डिप्लोमा का डिग्री है वो, और उसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा। और देखिए मेधा अंक किस पे बना है? तो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांक। अब हमको आप ये बताइए कि नियुक्ति नियमावली 2020 है, सर्विस रूल 2020, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे बल देता है? ये सिर्फ और सिर्फ बल देता है एकेडमिक पे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे आपका बल देता है नियुक्ति नियमावली 2020। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि विभाग चाहती तो बिल्कुल बहुत आसान था प्रोसेस इसमें भी, कि मैट्रिक इंटर और उसके बाद जो है ये आपका डिप्लोमा का डिग्री, इस तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करके, जो कि सर्विस रूल 2020 तो यही कहता है, बहुत आसान से इसका नियुक्ति नियमावली बना दिया होता। अब बहुत लोग कहेंगे कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर अलग है। भाई कुछ भी हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी तो एक प्रकार का शिक्षक ही है, ऐसा तो नहीं एक चपरासी है, यह भी तो शिक्षक है। भले ये स्वास्थ्य अनुदेशक का शिक्षक है, पीटी के शिक्षक हैं, बट हैं तो शिक्षक। इसकी भी बहाली इस आधार पे हो सकती थी नियुक्ति नियमावली 2020 के आधार पे, जबकि नियुक्ति नियमावली 2020 तो स्पेशल फोर्स करता है एकेडमिक पे, जबकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एसटीईटी मार्क्स पे बहाली, और ना तो कोई कैंडिडेट इसमें प्रेशर दिया, विभाग ने खुद एसटीईटी मार्क्स की बहाली की। इसका मतलब क्या है? डिपार्टमेंट के मन में तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आया कि हमको एसटीईटी मार्क्स से बहाली करना है, तो सर्विस रूल एनी हाउ किसी भी कंडीशन में 2020 जो है वो आपका फॉलो कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। और फिर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि ये बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज कैसे होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये पटना नगर निकाय का है, और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये देखिए टोटल जो है 243 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। अब देखिए परिणाम क्या होगा ऑफलाइन का, जबकि आप जानते हैं कि 8000 रिक्ति है और टोटल पास कैंडिडेट है लगभग 4000। लेकिन यदि किसी एक, अब यहाँ देखिए लगभग 250 कैंडिडेट एक नियोजन इकाई में अप्लाई किए हुए हैं, और सीट होगा वहाँ पे मुश्किल से कितना होगा? टोटल सीट 100 बहुत हो गया, 100 सीट होगा भी नहीं। और वहाँ 250 कैंडिडेट में मान के चलिए 150 भी कैंडिडेट आता है, 200 भी कैंडिडेट आता है, तो कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट छट जाएंगे। जबकि कितना है सीट से
50% ही कैंडिडेट क्वालिफाइड है, फिर भी 100% कैंडिडेट का जॉब हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब एसटीईटी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एसटीईटी का बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज क्यों होगा। ठीक है, आइए हम लोग फिर से एक बार सर्विस रूल 2020 पे चर्चा करते हैं। तो ये है आपका नियुक्ति नियमावली 2020। देखिए इसमें शिक्षक बनने का प्रारूप तो आप कई बार इसको देख चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार आपको चर्चा इस पे लेके चलते हैं। आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे ही बल देता है। ठीक है, ये ओनली फॉर किस पे बल देता है? हाँ, एकेडमिक। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आएगा सामने। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक शिक्षक के लिए, प्रारंभिक शिक्षक जो बनेंगे यानी कि प्राइमरी का, इस नियुक्ति नियमावली में क्या है पैमाना, जरा उसको देखिए। कहता है मैट्रिक का प्राप्तांक, इंटर का प्राप्तांक और प्रशिक्षण में प्राप्तांक, इन सबों को क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद 3 से क्या कर दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा, डिवाइड करके, और वही फाइनल क्या होगा? मेरिट होगा उस कैंडिडेट का। अब देखिए, ये कभी भी अगर ये फॉलो होता है तो ये नियुक्ति नियमावली 2020 200% कोर्ट में चैलेंज होगा और ये कोर्ट से निरस्त होगा। कैसे? देखिए, कोई भी नियुक्ति नियमावली किसी खास व्यक्ति विशेष को फायदा, हालांकि नियुक्ति नियमावली में कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यदि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लाती है जो किसी खास व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने हेतु है तो कोर्ट का वहां पे इंटरफेयर होगा। अब आप देखिए, ये नियुक्ति नियमावली 2020 कैसे किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम करेगा, जबकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज कितना है? 45 ईयर्स। तो जो कैंडिडेट आज से 20 साल पहले मैट्रिक किया, तभी मैट्रिक का टोटल प्राप्तांक था लगभग 750, उसके बाद इंटर था लगभग 1200 का, जिसमें कि 11-12 दोनों का मेधा बनता था। एवरेज स्कोर उस वक्त जो आता था वो रहता था 45%, यानी कि 80% कैंडिडेट सेकंड डिवीजन पास करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 100% सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं था। अच्छा, जो कैंडिडेट 2015 के बाद मैट्रिक इंटर किए हैं, वहां उसका एग्जाम का टोटल मार्क्स है 500 मैट्रिक का भी और 500 इंटर का भी, और 60% क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव है। एवरेज स्कोर 70 है। अब ये बताइए कि जो आज से 20 साल पहले मैट्रिक इंटर किया, जो 2015 के बाद किया है, दोनों एक हो सकता है कभी भी? किस आधार पर एक होगा? होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 15 साल पहले पैमाना कुछ अलग था मार्किंग सिस्टम का, अभी अलग है, दोनों इक्वल कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप 45 साल जो मैक्सिमम एज किए हैं, तो आप मूर्ख बनाने वाली बात ये हो रही है। तब तो वो कैंडिडेट तो कभी जीवन में शिक्षक बन ही नहीं पाएगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो शिक्षक बनने का सपना ही छोड़ दे, क्योंकि सरकार तो उसको पहले ही बाहर कर दिया, ऐसा रूल ले आया तो कभी शिक्षक ही नहीं बनेगा। जो 20 साल पहले मैट्रिक किया, इंटर किया, जो अभी किया 15 के बाद, जो 15 में किया, 16 में इंटर किया है, वो कभी इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, उसके बराबर आ ही नहीं सकता है। इसी आधार को मानते हुए ये सर्विस रूल कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आपको पहले ही बताया कंप्यूटर साइंस को लेकर के। अच्छा, यही सर्विस रूल में प्रधानाध्यापक की बहाली जो है वो आपका पदोन्नति के आधार पर एकदम होना स्पष्ट लिखा हुआ है सर्विस रूल में। आप इसमें कहीं लिखा हुआ, हमको उतना भी इस पर बहुत टाइम लगेगा, देखना नहीं है, कि पदोन्नति के आधार पर प्रधानाध्यापक की बहाली होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि मात्र 4500 ही कैंडिडेट प्रधानाध्यापक जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहाली आई। बीपीएससी के माध्यम, उसका परीक्षा कौन ले रहा है? बीपीएससी। एक अलग से सर्विस रूल बना दिया गया। देखिए, जहां एक तरफ केंद्र सरकार एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए हुए है, वहीं पे गवर्नमेंट कभी भी अब ये बीए बीएड एकेडमिक के आधार पर बहाली नहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको कंप्यूटर साइंस को लेकर के बताए वो, और दूसरा विभाग का इधर बिल्कुल भी रुख नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी टीचर ही है, उसकी बहाली डिपार्टमेंट करा सकती थी एकेडमिक के आधार पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार का रुख कंपटीशन की ओर मूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या मेरिट का केस डबल बेंच में टिक पाएगा या सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, ये एसटीईटी का नोटिफिकेशन है। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट है, नहीं हमारे विज्ञापन में 37,000 सीट है, इसमें 5,000 जो है कंप्यूटर, इसमें सोशल साइंस में है या साइंस में है, तमाम तरह के सब्जेक्ट में है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है। 37 के नाम का, ठीक है, 37 के यानी कि 37,000 नाम का कोई भी सीट नहीं। ये अनुमानित, ये पात्रता हेतु सीट था, ये नियुक्ति का सीट नहीं है। आप 100% माइंड में बैठा कर रखिए, इस तरह का कोई भी सीट सरकार निकालने वाली नहीं है बहाली हेतु। हम लोग उसमें भी पूरा एविडेंस के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे आप पढ़िए, देखिए, प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने हेतु, देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है निकल करके, क्या कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने हेतु निम्न रूपेण विषयवार पदों का विवरण, देखिए विषयवार पदों का जो विवरण है ये आपका नियुक्ति हेतु नहीं है, यहाँ पे क्या है, पात्रता हेतु सीट है। और आप जानते हैं कि पात्रता हेतु सीट पे कभी नियुक्ति का दावा आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की बहाली आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बीपीएससी के माध्यम से, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4500 सीट नियुक्ति हेतु है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पात्रता हेतु। आप देखिए विज्ञापन में ही हम आपको इधर लेके चलते हैं, देखिए देखिए यह क्लाउड 14, यहाँ से देखिएगा शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक, देखिए क्लाउड 14G में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से ही नियोजन की बाध्यता नहीं मानी जाएगी। उत्तीर्ण आवेदकों से बाद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार आवेदन प्राप्त कर रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, चयन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इस पात्रता के आधार पर नियुक्ति का मांग नहीं कर सकते। बहुत लोग कहेंगे क्या, अरे विज्ञापन का 14G तो ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर का शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का है। तो देखिए आपको हम, देखिए यहाँ पे नंबर देखिए 2 नंबर में है लिखा हुआ चयन का प्रक्रिया, 3 नंबर 4 नंबर, ये देखिए कंटिन्यू नंबर यहाँ से आ रहा है, देखिए 11 है 12 है 13 है, देखिए ये 14 नंबर से यहाँ से शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का, लेकिन ये 14 का जो जी है क्लाउड जी ये कंप्लीट विज्ञापन हेतु लागू है। बहुत लोग आप कहेंगे क्या, नहीं ये तो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक में डाल दिया, तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का उधर भी लिखा होना चाहिए अलग से। तो देखिए यहाँ देखिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि, देखिए पूरे विज्ञापन के लिए मान है 15 नंबर पॉइंट। आगे देखिए जितना फॉर्म भरना, ये पंजीकृत जो है पर्ची का प्राप्ति, परीक्षा शुल्क का भुगतान है ना 16 नंबर पॉइंट। 17 नंबर पॉइंट देखिए, फिर देखिए 18 नंबर पॉइंट, 19 नंबर पॉइंट, 20 नंबर पॉइंट है ना, 21 22 23 24, ये सारा पॉइंट जो है। अब देखिए अब आप कहेंगे कि 18 19 20 21 22 23 24 पॉइंट तो ये शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के खटाल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए है, इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉइंट कॉमन है पूरे विज्ञापन हेतु। उसी तरह से ये क्लाउड 14G जो है, ये क्लाउड 14G 100% पूरे विज्ञापन हेतु मान्य है। आप पात्रता के आधार पर नियुक्ति का मांग नहीं कर सकते। अब देखिए, हालांकि अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप गूगल में देख सकते हैं, जो 2012 में शिक्षक पात्रता आयोजित की गई थी उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं था कि पात्रता परीक्षा के आधार पर आप नियुक्ति का मांग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि विभाग को यह बात पता था कि जो हम 37,000 सीट लगा दिए हैं, हो सकता है कल को कोई ना कोई इसके आधार पर नियुक्ति का मांग करे, इसलिए उसने स्पेशल इस विज्ञापन में भी लिख दिया। देखिए कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट, है ना, कोर्ट में भी ये विज्ञापन लगाया गया और कोर्ट ने भी इसको माना ये नियुक्ति की परीक्षा बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि हाँ क्लाउज 2 जो आपका क्लाउज 2 कहता है और क्लाउज 12 जो सीट है कहता है कि उतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देना है जितना कि सीट है। देखिए अब परिस्थिति बदल चुका है। परिस्थिति क्या बदला कि 11 वाले जो है कैंडिडेट उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, तो सरकार ने उस आधार पर कहता है कि जब हम उधर न्यूनतम उत्तीर्णांक जिसने लाया है उसको जब हम नियोजन हेतु एलिजिबल कर रहे हैं, तो जो इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक लाया हम उसको डिस्क्वालीफाइड कैसे कर सकते हैं। यही आधार पर सरकार ने कॉल किया। हाँ यदि आपकी इसी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति होता तब तो फिर इसमें कोई नहीं आते, लेकिन डिपार्टमेंट ने बहुत घुमा करके कैंडिडेट को बेवकूफ बना दिया और ये पात्रता परीक्षा हो। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु विषयवार सीट है और ना कि ये नियुक्ति हेतु। यदि रहता तो स्पष्ट लिखा होता नियुक्ति हेतु। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये बात आ गया होगा कि क्लाउड 14G पूरे विज्ञापन हेतु सर्वमान्य है। परिस्थिति अब बदल चुकी है, जो लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं उसको डिसक्वालीफाइड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यह पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा तो है नहीं। इसलिए डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि नॉट इन मेरिट वाले डिसक्वालीफाइड हो। तो कोर्ट केस का अब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। अब देखिए अब सवाल क्या आता है कि क्या ये बहाली ऑफलाइन होगा। अब देखिए यदि ऑफलाइन बहाली होता है, आप जानते हैं कि 17 के कंप्यूटर साइंस में और 26 के जो है वो आपका सोशल साइंस में कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड है। अब इसका परिणाम क्या होगा, आप जानते हैं कि इसकी बहाली जिला स्तर पे आएगी, चाहे वो नियोजन नगर निगम में हो या नगर निकाय में हो या नगर परिषद में हो, जहाँ भी हो, ये जिला में ही आपको इसका फॉर्म भरना होगा। सिर्फ जिला में, डिस्ट्रिक्ट में भरना पड़ता है। देखिए हर कैंडिडेट पूरे बिहार के 3800 जिला में फॉर्म अप्लाई करेगा और आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में सबसे कम रिक्ति कंप्यूटर साइंस में ही है। तो एक नियोजन इकाई में हम बहुत अप्रॉक्स मान के चलते हैं 10 से 15 सीट होगा और इस 10 से 15 सीट में कितने कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 17,000 कैंडिडेट फॉर्म भर देंगे।
बताइए कि सरकार की कितनी बड़ी बदनामी होगी, जहाँ हाँ सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है और वहाँ पे इस तरह का बहाली ऑफलाइन, ये 17,010 सीट पे आवेदन आना, और पूरे बिहार का यही हाल रहेगा। और सोशल साइंस में इससे बुरा हाल होगा, वहाँ 26,000 फॉर्म आएगा एक नियोजन इकाई में। सारे लोग हर जिला में अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अप्लाई करना बहुत आसान है, पूरे बिहार में 38 जगह अप्लाई आपको करना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना पड़ता है, तो बहुत आसान है, सारे लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे। तो एक नियोजन इकाई में कंप्यूटर साइंस में या सोशल साइंस में 26,000 फॉर्म गिरेगा और कंप्यूटर साइंस में 17,000 पे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। देश स्तर पे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होने वाली, इसीलिए इससे बचने हेतु सरकार 100% ऑनलाइन बहाली करेगी ही करेगी। और आप जैसा कि जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले ही देखे थे उर्दू शिक्षक बहाली के लिए कि सरकार ने उसके लिए अलग, जबकि उसका कभी भी बहाली इस तरह से नहीं होता है, लेकिन एक उर्दू टीचर जो कि पूरे बिहार में बहुत कम है, वो मदरसा है ना, उर्दू शिक्षक नहीं मदरसा है तो और मदरसा जो है वो आपका जो कहने का अनुदानित है, फिर भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने मदरसा हेतु एक स्पेशल बोर्ड का गठन किया। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की मांग वहाँ पे भी की गई है। हाँ, उसमें कहीं से टीटी अनिवार्य नहीं है, 100% एकेडमिक वहाँ बहाली है, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंट ने कम्पिटिटिव का रुख अपनाया, मूवमेंट अपनाया कि यदि आपके पास टीईटी का सर्टिफिकेट है, एसटीईटी का है, सीटीईटी का है, तो आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में टॉपर भी हैं, तो हम आपको नहीं लेंगे। पहले टीईटी, बिहार टीईटी, एसटीईटी जो कैंडिडेट हैं, अगर वो हमें मिल रहा है तो हम उसी कैंडिडेट को पहले लेंगे। तो कहने का मतलब एक ओवरऑल कंक्लूजन यही है, डिपार्टमेंट कंपटीशन की ओर मूव कर चुका है। अब देखिए सवाल क्या आता है कि प्रधानाध्यापक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, फिजिकल टीचर की बहाली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर हो रहा है, तो जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसकी बहाली बीए बीएड पे होगा, 100% पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और उसमें भी आप देखिए कंप्यूटर साइंस में कितना डिविएशन है, 2 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का, इस तरह का एक तरह का कोर्स रहता तो हम मान भी सकते थे पॉसिबिलिटी होता है। डिपार्टमेंट खुद नहीं कर पाएगी, यदि करता है तो फिर ये कोर्ट में केस होगा, तो इक्विलिटी का मैटर बन जाएगा। इसीलिए इस बात को लेकर के कंफर्म रहिए कि ये बहाली एसटीईटी मार्क्स पे ही होगा, ये निश्चित है। 100% इस बात को लेकर कंफर्म रहिए कि बहाली एसटीईटी मार्क्स पे होने वाला है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तो बहाली होगी ही, हाँ, लेकिन ये कब होगी, लेट लतीफा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अक्टूबर मिड तक ही कोई सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यदि हाँ आप लोग प्रेशर बनाते रहें, जब भी आंदोलन एसटीईटी को लेकर के होता है सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि डिपार्टमेंट में प्रेशर बनाना है। शिक्षा विभाग जो है हर फ्राइडे को मिलना है, अपने जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसको रखना है। एसटीईटी मार्क्स को लेकर विभाग पे जो है प्रेशर बना के रखना है। आप जितना प्रेशर बनाएंगे हम लोग के लिए उतना ही पॉजिटिविटी होगा। जब भी आंदोलन होता है सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यदि हम लोग छोड़ देंगे तो विभाग बहुत ठंडे बस्ते में इसको डाल देगी। विभाग नहीं चाहती है कि शिक्षकों की बहाली हम अर्जेंट करें। ठीक है साथियों, तो बहुत सारे पॉइंट में हम लोग आज चर्चा किए। उम्मीद करते हैं कि आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद यदि कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइएगा। हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार